प्रिय छात्रों नमस्कार। जैसा पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जल स्तर के बारे में, मृदा वायु के बारे में, और हमने बताया था कि मृदा में जो वायु उपस्थित होती है उसके कारण पौधे में निम्न क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसे जल का अवशोषण, जड़ों की वृद्धि, नए मूल रोमों का निर्माण, जड़ों का श्वसन तथा बीजों का अंकुरण। ये सारी की सारी क्रियाएं मृदा में उपस्थित वायु के कारण ही संपन्न होती हैं। यदि मृदा वायु समाप्त हो जाती है या कम हो जाती है उसकी, तो इन क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद हमने आपको बताया था मृदा की अभिक्रिया के बारे में, और उसमें बताया था कि मृदा जो है अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों प्रकार की होती है। और इसमें पीएच की बात की गई थी, तो पीएच में भी हमने आपको बताया था कि 3 से 9 तक होता है। और जो अच्छी पादप उत्पत्ति के लिए अगर पीएच मान पूछा जाता है मिट्टी का, तो वो होता है 6 से 7.5 तक। इसके बाद बात हुई थी मृदा के प्रकार की। तो मृदा के प्रकार में हमने आपको बलुई मिट्टी, गाद मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, चूना या कैल्केरियस मिट्टी और ह्यूमस मिट्टी के बारे में जानकारी दी थी। इसके बाद बात हुई थी जैविक कारक, और हमने बताया था जैविक कारकों में भी कि अगर किसी स्थान पर उगने वाले पौधों के पारस्परिक संबंधों की बात चल रही थी, जिसमें हमने आपको 3 संबंध बता दिए थे। पहला संबंध था प्रतियोगिता, दूसरा संबंध था परजीवता, और तीसरा संबंध था सहजीवता। और सहजीवता का हमने आपको उदाहरण दिया था लाइकेन या शैवाल। बात करते हैं माइकोराइजा। अगला संबंध होता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का संबंध है कि कवक का किसी भी पौधे की जड़ में सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। मतलब किसी पौधे की जड़ में अगर कवक जो है सहजीवन करे तो उसको कहा जाता है माइकोराइजा। जैसे कवक का किसी पौधे की जड़ में सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। ठीक है। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें माइकोराइजा का सिस्टम है? तो चीड़ है, ऑर्किड, ठीक है, आपके लीची, रिफ्लेक्सिया, इन पौधों में माइकोराइजा उपलब्ध होता है। ठीक है। अगला संबंध आता है मृतोपजीविता। मृतोपजीविता ये क्या है? मृतोपजीविता पौधे का सड़े गले पदार्थों पर उगना, डेड एंड डिके मटेरियल, ठीक है, उगना, तथा उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने का जो गुण है वो मृतोपजीविता कहलाता है। और ऐसे पौधों को मृतोपजीवी पौधे कहा जाता है। पौधों का सड़े गले पदार्थों पर उगना तथा उनसे अपना भोजन प्राप्त करना क्या कहलाता है? मृतोपजीविता कहलाता है।
डिपेंड ऑन, मृतोपजीविता कहलाता है। जैसे उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, मशरूम, या इसी को कहते हैं कुकुरमुत्ता, अगैरिकस, 3 नामों से ये आता है, मशरूम, कुकुरमुत्ता और अगैरिकस। इसमें जो है मृतोपजीविता पाई जाती है। और आखिरी आपका जो है वो आता है अधिपादपता। अगला संबंध आता है अधिपादपता। अधिपादपता, इसमें क्या होता है कि कुछ पौधे जो है बड़े बड़े वृक्ष हैं, उनकी शाखाओं पर उगने लगते हैं और ये जो है वातावरण की नमी को अवशोषित करते हैं, जिससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। इन पौधों में होता क्या है कि एक पौधे को तो लाभ होता है और दूसरे पौधे को ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो इस प्रकार के संबंध को अधिपादपता कहा जाता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है ऑर्किड। कुछ पौधे बड़े बड़े वृक्षों पर उगाते हैं तथा वातावरण की नमी को अवशोषित करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। दूसरी चीज, इसमें एक पौधे को लाभ होता है तथा दूसरे को ना लाभ होता है और ना हानि। जैसे उदाहरण में ऑर्किड, वायवीय पौधा है, इनको वायवीय पौधे भी कहते हैं। अब दूसरा संबंध आता है आपका पौधों और मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में पारस्परिक संबंध। पौधों और मृदा में, यानी कि मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवों में संबंध। ठीक है, तो मृदा में रहने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, जैसे शैवाल है, कवक है, केचुए हैं, मेढक हैं, ये क्या करते हैं कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि में हमें सहायता मिलता है। जैसे लाइकेन तथा नाइट्रीकरण जीवाणु भी कह सकते हैं, कुछ शैवाल हैं, कवक हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं मृदा में रहने वाले मृदा में रहने वाले सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे जीव, जैसे जीवाणु, कवक, केचुए, मेढक, जो कि भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं।
जिससे पौधों में वृद्धि होती है, लाइकेन है या जी। तीसरा संबंध आपका आता है किसी स्थान की वनस्पति एवं जंतुओं में संबंध। किसी स्थान की, नंबर 3 है, किसी स्थान की, कोई भी स्थान हो, वनस्पति एवं जंतुओं, ठीक है, में पारस्परिक संबंध। ये संबंध क्या बताता है कि किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जंतुओं और वनस्पतियों में पारस्परिक संबंध होता है, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये वनस्पति को या तो लाभ पहुंचाते हैं या हानि पहुंचाते हैं, जिससे कि वनस्पति में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और पौधों और जंतुओं में जो संबंध है उसके आधार पर निम्न, यानी कि निम्न संबंध पाए जाते हैं, उसके आधार पर निम्न संबंध होते हैं, उनमें हम कह सकते हैं। तो पहला संबंध आता है चरने वाले पशु। चरने वाले पशु, अगर हम चरने वाले पशुओं में बात करें तो पालतू और जंगली जानवर जो कि वनस्पति को नष्ट करके हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इनको भी जब ये हानि पहुंचाते हैं तो इनको भी कई वर्गों में बांटा है। जैसे यहाँ से प्रश्न आता, ध्यान से देखें, वृक्षों की नवीन पत्तियों, वृक्षों की नवीन पत्तियों एवं टहनियों, ठीक है, टहनियों को खाने वाले जीव, ऐसे कह सकते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे बकरी, ठीक है, दूसरा आपका भेड़, ऊंट, हाथी, ये सारे जीव आते हैं। दूसरा है शाकीय पौधों एवं घासों को खाने वाले, शाकीय पौधों एवं घासों को खाने वाले। तो इनमें जो आपके आते हैं वो हैं खरगोश, गाय चारा खाती है, बैल, भैंस, और आपके इसी में आते हैं बकरी, भेड़ भी आ सकते हैं क्योंकि वो भी साग खाते हैं आदि, ठीक है। अगला आता है आपका तीसरा नंबर, पेड़ पौधे व जीवाणुओं को या बीजाणुओं को उखाड़ कर या तोड़कर कैसे हानि पहुंचाते हैं। पेड़ पौधों एवं बीजाणुओं को उखाड़ कर या तोड़कर, उखाड़ कर या तोड़कर, ऐसे भी तो हानि पहुंचा सकते हैं। संबंध में हानिकारक संबंध है ये। इसमें आपके आते हैं हाथी, सुअर, जमीन से बीज उखाड़ के फेंक देता है, बंदर तोड़ तोड़ के फेंकता है, और मनुष्य इसी में आता है, ठीक है। ये आपका जो है चरने वाले पशु और किसी भी स्थान की वनस्पति में संबंध है, हानिकारक संबंध है, ये हानि पहुंचा देते हैं। अगला इसमें संबंध आता है आपका परागण, ठीक है।
परागण। अगर हम परागण की बात करें, इसको कहा जाता है आपका पॉलिनेशन। तो परागण जो है, पराग कण होता क्या है, ये पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पहुंचना। क्या है? पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचना परागण कहलाता है। ठीक है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचना परागण कहलाता है। अब परागण आवश्यक क्यों है पौधों के लिए? तो परागण जो है निषेचन के लिए आवश्यक है। निषेचन के लिए आवश्यक है। बिना परागण के निषेचन नहीं हो सकता है। बात करते हैं कि परागण जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, नंबर 1 स्वपरागण और नंबर 2 होता है परपरागण। बात करते हैं हम लोग स्वपरागण की। क्या है स्वपरागण? जब पराग कण एक ही प्रजाति के, एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जब परागण पहुंचता है तो उसको कहा जाता है स्वपरागण। देखो कैसे, मान लो ये गुलाब का पौधा है। ठीक है, एक ही प्रजाति की बात करेंगे, एक ही प्रजाति के एक ही पौधे पर उगने वाले पुष्प। ठीक है, मान लो ये गुलाब का पौधा है, एक पुष्प ये है, एक पुष्प ये है, और जब इसी पौधे पर एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे परागकण ट्रांसफर होते हैं तो उसको कहा जाता है स्वपरागण। और परपरागण क्या होता है? तो परपरागण में प्रजाति तो एक ही होती है, लेकिन एक पौधे से दूसरे पौधे पे जब परागकण पहुंचते हैं तो कहलाता है परपरागण। जैसे मान लो ये दो पौधे हैं, ये और दोनों गुलाब हैं मान लो, और जब इस पौधे से परागकण इस पौधे पे पहुंच जाएं तो कहा जाता है परपरागण। यानी कि स्वपरागण में एक प्रजाति के एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जब परागकण ट्रांसफर होते हैं तो कहलाता है स्वपरागण। और जब एक ही प्रजाति के दो पौधों में से एक पौधे के पुष्प से दूसरे पौधे के पुष्प पे जब परागकण पहुंचते हैं तो कहलाता है परपरागण। ठीक है, अब परपरागण के लिए या हम ये कहें परागण के लिए कई माध्यमों की आवश्यकता होती है, जबकि स्वपरागण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब परपरागण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो ये परागण जो है वायु, जल, पशु, पक्षी, कीट इन माध्यमों के द्वारा भी संपन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि परपरागण जल, वायु, कीट, पशु आदि माध्यमों से संपन्न होता है। ठीक है,
ठीक। पर जबकि स्वपरागण में किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ से एक प्रश्न आता है कि परागण सर्वाधिक होता किसके द्वारा है। ठीक है, तो परागण जो है, सर्वाधिक परागण कीटों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद बात आती है अगले संबंध की, फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन। फलों एवं बीजों का प्रकीर्णन। हमने आपको एक पिछली क्लास में भी बताया था कि प्रकीर्णन का मतलब होता है कि फलों और बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलकर पहुंचना। ठीक है, फलों एवं बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, प्रकीर्णन कहलाता है। अब प्रकीर्णन जो है, हमने पिछली जब क्लास में पढ़ाया था तो तापमान के आधार पे बताया था कि जो फलीदार जो पौधे होते हैं, जैसे भिंडी है, आपकी मटर है, मूंग है, इन सब पर जो है टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फलियां फट जाती हैं और इनसे प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन जो है तापमान पर भी निर्भर करता है। प्रकीर्णन तापमान पर भी निर्भर करता है। पहला काम। दूसरा काम आपको हमने बताया था कि कुछ जंतु जैसे चिड़िया है, चमगादड़ हैं, चींटियां हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, ये सब क्या करते हैं, अनाज के बीज या फलों को खा लेते हैं और खाने के कारण उनमें जो उपस्थित बीज हैं वो मल के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये भी एक प्रकीर्णन का तरीका है। बात करते हैं अगली कीटभक्षी पौधों की। कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो हैं ये उन स्थानों पर उगते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। सबसे पहली बात, ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। भूमि में ही होगी, भूमि में उगेंगे, भूमि पर। दूसरा काम, कभी कभी मन में ये प्रश्न आता है, क्या कीटभक्षी पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं या ये स्वापोषी होते हैं? हाँ, ये स्वापोषी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी हरी पत्तियां पाई जाती हैं तथा ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगली बात इनके बारे में आते हैं कि ये पौधे आखिर कीटों का भक्षण करते क्यों हैं। तो ये पौधे जो हैं कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं।
नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए करते हैं। ठीक, पहला काम नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए, जैसे यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा, नेपेंथिस, और आपके डायोनिया आदि, ये सब जो हैं कैसे हैं, कीटभक्षी पौधे। अब देखते थोड़ा सा पौधों का पारिस्थितिकीय वर्गीकरण। ठीक है, पौधों का पारिस्थितिकीय वर्गीकरण। देखो, पौधों का जो पारिस्थितिकीय वर्गीकरण है उसमें सबसे पहले आता है जलोदविद। जलोदविद, इसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। और हाइड्रोफाइट्स जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्वतंत्र प्लवी। क्या होते हैं स्वतंत्र प्लवी? स्वतंत्र फ्री फ्लोटिंग, यानी कि ये पौधे जो है जल में स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं और इनके जड़ जो है वो मृदा में नहीं धंसती है। दूसरे होते हैं स्थिर प्लवी, फिक्स फ्लोटिंग। इनकी जो जड़ें हैं वो मृदा में धंस जाती हैं। ठीक है, फिर दूसरे होते हैं अम्लोदविद। अम्लोदविद, अम्लोदविद क्या होते हैं? अम्लीय मृदा के कारण जो पौधे होते हैं वो सीमित मात्रा में जल उपलब्ध प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है अम्लोदविद। तीसरे पौधे होते हैं आपके साइक्रोफाइट्स। साइक्रोफाइट्स ये क्या होते हैं? तो मृदा तापक्रम कम होने के कारण, यानी कि मृदा का जो तापमान है वो जब कम हो जाता है उसके कारण पौधों को सीमित मात्रा में ही जल प्राप्त हो पाता है, ऐसे पौधों को कहा जाता है साइक्रोफाइट्स। अगले आते हैं लवणों या लवण मृदोदविद। ये क्या है? तो मृदा में जो घुलित लवण हैं इनकी मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि पौधे जो है सीमित मात्रा में ही जल ले पाते हैं, ऐसे पौधों को कहा जाता है लवणोदविद। लवणों की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि जल की मात्रा ये कम ग्रहण करने लगे। अगला होता है आपका शैलोदविद। शैलोदविद ये क्या होते हैं? शैलोदविद ये चट्टानों पर उगने वाली, शैल माने चट्टान, तो जो चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं वो कहलाते शैलोदविद। अगले होते हैं वज्री व रेत में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको कहते हैं वलूदविद। रेत माने बजरी, वलूदविद। ठीक है, वलूदविद जो बजरी और वालू में उगने वाले पौधे होते हैं। अगला आपका पौधा या प्रकार होता है जिसको कहा जाता है कर्सोफाइट्स। कर्सोफाइट्स, कर्सोफाइट्स जो है ये सख्त भूमि या सख्त बेकार भूमि
में उगने वाले पौधे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि सख्त और बेकार भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है, या ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, करसोफाइट्स पौधे कहा जाता है। अगले होते हैं मरुस्थलोविद। मरुस्थलोविद पौधे। मरुस्थलोविद पौधे क्या हैं, जो रेगिस्तानी या स्टेपीज पौधे होते हैं उनको कहा जाता है मरुस्थलोविद पौधे हैं। अगला आपका आता है साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स। साइलोफाइट्स पौधे कैसे होते हैं, ये जो है सवाना पौधे होते हैं, सवाना, ठीक है, ये भी पूछे गए हैं। सवाना पौधों को क्या कहते हैं, या साइलोफाइट्स पौधे क्या कहलाते हैं, सवाना पौधे। अगले हैं स्क्लेरोफाइट्स। स्क्लेरोफाइट्स ये कैसे होते हैं स्क्लेरोफाइट्स, ये जो है झाड़ियाँ होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, झाड़ियाँ, या पूछा जाता प्रश्न झाड़ियों को क्या कहते हैं, स्क्लेरोफाइट्स। इसके बाद होते हैं समोदभिद। समोदभिद, ठीक है, समोदभिद क्या है, समोदभिद, समान, जो सारी कंडीशनें जिसके लिए समान हो, हैं, ऐसे स्थान पर उगने वाले पौधे जहाँ मृदा, जल और जलवायु उनके लिए जो है समान हो, ऐसे पौधों को कहा जाता है समोदभिद।